बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब से ईरान और इजराइल के दरमियान जंग शुरू हुई है, एक सवाल सबसे ज़्यादा जहनों में आ रहा है और इसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। वो ये कि आखिर इजराइल को अमेरिका की इतनी ज़रूरत क्यों है इस जंग को जीतने के लिए, और अगर अमेरिका इसके अंदर बराह रास्त अपना हिस्सा नहीं डालता तो क्या इजराइल तनतना इस जंग को जीत पाएगा? उस तरह से जिस तरह से अभी तक ईरान बराह रास्त इस जंग को अकेले ही ना सिर्फ लड़ भी रहा है बल्कि उसमें सबकत भी हासिल किए हुए है। जो नुकसान है इजराइल का, वो यकीनी तौर पे वो जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं उसको छुपाने की, छुपा नहीं पा रहे। तो वो क्या वजूहात हैं, ये आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका की मदद इजराइल के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। इसके अलावा बात करेंगे नाज़रीन कि अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो इसमें चाइना का किरदार क्या हो सकता है, जो अभी तक तो सिर्फ बयानात की हद तक बात कर रहा है, लेकिन चाइना के लिए ईरान की अहमियत क्या है और ईरान के लिए चाइना की अहमियत क्या है, और अगर ये जंग बढ़ती है तो फिर उसमें चाइना का क्या किरदार हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन ये भी जानने की कोशिश सभी कर रहे थे कि फील्ड मार्शल जो कि दौरे पर थे अमेरिका के 14 से लेकर अब तक, वो इस दौरे को मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर उनका पड़ाव कहाँ पर होता है और उसकी बहुत अहमियत होनी थी। तो किस बरादर इस्लामी मुल्क के अंदर वो वापसी से पहले रुके हैं और अहम मुलाकातें की हैं, किससे ये मुलाकात हुई है, ये सारी तफसीलात बहुत अहम हैं और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है और किसके साथ करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, जिसके चर्चे अब सरहद पार से भी हो रहे हैं, यानी कि तारीफ वो जो दुश्मन भी करने पे मजबूर हो जाए। जी हाँ, बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत की। वहां से किस तरह से, किस किस अंदाज में कौन कौन तारीफें कर रहा है पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की, और खुद जो उनकी अपनी मोदी सरकार है किस तरह से वो मुंह छुपाती फिर रही है, उन पर किस किस अंदाज में तनकीद की जा रही है, कुछ उसकी झलकियां भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि इस खित्ते के जिसमें पाकिस्तान वाक़ है, जिसमें चाइना वाक़ है, जिसमें दीगर बहुत से प्लेयर्स हैं, कौन सी अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद मजीद ख़तरे की जो घंटी है वो भारत के अंदर बजना शुरू हो चुकी है। तो कौन से ट्रायलेटरल मुज़ाकरात हुए हैं, ये सारी तफसीलात अहम जो मालूमात है वो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन उस अहमियत का कि आखिर अमेरिका की अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इस जंग के अंदर, और अगर अमेरिका इसके अंदर इसराइल का साथ नहीं देता तो फिर उसके अंदर कामयाबी ना होने के बराबर होगी। वो जो डैमेज जितना कर सकते थे अपनी साजिशों से, अपने जासूसों को छोड़ के वो कर चुके, अब मजीद इसके अंदर कोई और संग मील वो अबूर करने की कंडीशन में नहीं है। और वो जो असल टारगेट है जिसको वो जवाब बना के इस जंग को मुसल्लत कर रहे हैं कि जो एटमी असासों को निशाना बनाना चाहते हैं, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, एटमी सलाहियत ईरान की, अमेरिका के बगैर वो मुमकिन ही नहीं है। नाज़रीन, जो दीगर एटमी तनसीबात हैं, जोहरी मराकज़ हैं, उसके साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा जोहरी मरकज़ है वो है फुर्दू का जोहरी मरकज़, जो कि ईरान से लगभग 60 मील की दूरी पर वाक़ है, तेहरान के अंदर 60 मील की दूरी पर वाक़ है, और वो ज़ेरे ज़मीन बनाया गया है लगभग 300 फुट की गहराई के अंदर। अगर उसकी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करें तो तेहरान के जनूब में एक पहाड़ी इलाके में ज़मीन की गहराइयों में मौजूद जोहरी अफजूदगी का एक मरकज़ ऐसा है जो ईरान की जोहरी अज़ाइम के लिए कलीदी हैसियत रखता है और इसराइल के अहम अहदाफ में से इसे एक माना जाता है। इसराइल ने मुमकिन तौर पर ईरान की फ़िज़ा पर तसल्लुत हासिल तो कर लिया, इसका वो दावा तो करते हैं, लेकिन फुर्दू जोहरी तनसीब जो बरतानिया और फ्रांस को मिलाने वाली चैनल सुरंग से ज़्यादा गहराई में वाक़ तस्वुर की जाती है, लगभग 300 फुट से ज़्यादा गहराई में से बनाया गया इसी मकसद के लिए कि अगर कोई फ्यूचर में से डैमेज करना चाहे, इसे निशाना बनाना चाहे, इसे तबाह करना चाहे तो वो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, और वही मुश्किल आज इसराइल को दरपेश है। इसराइल के हथियारों की पहुंच से ये बहुत ही दूर है। ख्याल यही है कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ऐसा बम मौजूद है जो फर्दों को तबाह कर सकता है, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, वो है GBU-57, और उसको उड़ाने के लिए B-2 बॉम्बर की ज़रूरत होगी। गो के B-2 बॉम्बर के बारे में कहा जा रहा है कि उसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से लाया जा चुका है, और ये जो बॉम्ब है इसकी तफसीलात भी हम आपके साथ दीगर वीडियोज़ में शेयर कर चुके हैं। थोड़ा सा फर्दों के ऊपर अगर मजीद बात की जाए, फर्दों में मौजूद जोहरी मरकज़ बुनियादी तौर पर है क्या। दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 60 मील 96 किलोमीटर जनूब में फर्दों के मुकाम पर यूरेनियम की अफजूदगी का मरकज़ कुम शहर के करीब एक पहाड़ी इलाके में कायम किया गया है, जिसे शिमाली ईरान के नाहमवार दूरदराज पहाड़ों के अंदर गहराई में बनाया गया है। इसे फ़िज़ाई हमलों को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि इसका ज़ेर ज़मीन होना इसे रिवायती बमों से बचाता है, हमलों से बचाता है। इसके अलावा नाज़रीन ये जो है ख्याल किया जाता है कि यहाँ 6 दाखिली सुरंगें भी हैं जो ज़ेर ज़मीन कॉम्प्लेक्स तक जाती हैं। ज़मीन के ऊपर एक बड़ी इमारत भी मौजूद है जिस तक सड़क के ज़रिए रसाई मुमकिन होती है। फर्दू तबाह नहीं किया जा सकता, इसकी वजह क्या है? ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई में होने की वजह से फर्दू की जोहरी तनसीबात को
निशाना बनाना इस्राएली फौज के लिए एक मुनफरिद चैलेंज है जिसके अभी तक वो दस्तरस नहीं रखते। इस कारखाने को कोई मायनी खेस नुकसान पहुंचाने के लिए इसे बंकर बस्टर बम से निशाना बनाने की जरूरत होगी जो सतह के नीचे गहराई तक घुसने के काबिल हो सके। और ख्याल किया जाता है कि इजराइल के पास ऐसे हथियार हैं लेकिन वो सिर्फ 10 मीटर यानी कि 33 फुट से कम गहराई तक काम कर सकते हैं। लगभग नाज़रीन जो GBU-57 का वजन है 30,000 पाउंड से ज्यादा इसका वजन बताया जाता है और दिफा इंटेलिजेंस कंपनी के मुताबिक इनके तजियाकारों का यह कहना है कि इस बम का वजन और भारी धाती खोल इसे धमाके से कबल जमीन के अंदर 61 मीटर तक गहराई तक घुसने की सलाहियत देता है और इसका जो खोल है बहुत ही सख्त मटेरियल से बनाया गया ताकि ज़ेरे ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सके। अगर ज़मीन में कंक्रीट भरा है तो तब भी 18 मीटर तक गहराई तक जाने की सलाहियत रखता है, लेकिन इस बम का इस्तेमाल भी फर्दों की जोहरी तंसीबात को तबाह करने की जमानत नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ख्याल किया जाता है कि वहाँ की सुरंगें सतह ज़मीन से 80 से 90 मीटर नीचे हैं। ऐसे में अमेरिका की जानिब से फर्दों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये एक GBU-57 बॉम्ब काफ़ी नहीं होगा, इनको यके बाद दीगरे कई बॉम्ब एक ही जगह पे गिराने होंगे और बाकायदा इस जगह को तबाह करने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। और इसके लिए हमने आपको बताया कि जो B-2 बॉम्बर तैयारे हैं, सिर्फ ये वो वाहिद तैयारा है जो कि इस बॉम्ब को कैरी करने की और इसे इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है, जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है। तो ये बुनियादी तौर पे वो रीज़न है जिसकी वजह से मिन्नतें तरले और पाँव पड़ रहा है इजराइल अमेरिका के मेहरबानी कीजिए, हमारा साथ दीजिए और इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी जो जोहरी मराकज़ हैं उन्हें निशाना बनाइए ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, कोई ना तो सिफारती तौर पर उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है, ना जो असल अहदाफ हैं, ना रिजीम चेंज का जो मनसूबा है उसमें इजराइल अभी तक कामयाबी हासिल कर पा रहा है। अच्छा जी, दूसरा जो मामला है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो चाइना का किरदार क्या हो सकता है, चाइना ईरान के लिए कर क्या रहा है, ये भी जान लीजिए कि कितनी अहमियत है दोनों ममालिक की एक दूसरे से रवाबित की, क्या तारीख है। जो फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में नाज़रीन ये दावा किया गया है कि 2 चीनी कार्गो तैयारे ईरान पहुंचे थे। हमने आपको पहले बताया था कि वो जाने तो थे लग्जमबर्ग, लेकिन अपना रूट तब्दील करके वो चाइना आए, चाइना से ईरान आए और अपना जंगी साजोसामान और जो ज़रूरी मटीरियल है वो वहाँ पर लैंड किया गया है, वहाँ पर उनको प्रोवाइड किया गया है। एक अरसे से ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल के जो पुर्जे हैं नाज़रीन, वो ईंधन चीन से फराहम किया जा रहा है और दरहकीकत चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी उन्हें मदद की है, जबकि पाबंदियों में न सिर्फ जोहरी मिसाइल बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। जो इतनी मजबूती है उनके मिसाइल के दिफाई निज़ाम में, जो उनके मिसाइल सिस्टम इतना मौसर है, उसकी वजह यह है कि जो रॉ मटीरियल है, जो पुर्जे हैं, जो साजो सामान है, वो चाइना से आता है, जिसकी वजह से इस वक्त इजराइल के ऊपर कहर बन के वो नाजिल हो रहे हैं और वहाँ पर तबाही और बर्बादी की नई दास्तानें रकम हो रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जंग मजीद बढ़े तो फिर चाइना का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। वो ये कि नाज़रीन BBC रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर रिसर्च फेलो हैं डॉक्टर फजल रहमान सदीकी। उनका कहना है कि चीन मगरबी एशिया में तनाज़ात में सिर्फ सख्त बयान देने के अलावा अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन चाइना यहाँ पर रुकेगा नहीं। अगर ये जंग बढ़ती है तो बराह रास्त प्लेयर के तौर पर सामने आ सकता है, क्योंकि जिस सिल्क रोड है नाज़रीन, जो CPEC का मनसूबा है वो ईरान के बगैर मुकम्मल नहीं होता। जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं, चाहे वो रशिया तक का रूट है और उसके बाद पूरी दुनिया को मिलाने वाला जो पाकिस्तान से गुजरना है, उसके अंदर जो ईरान है वो उतनी ही अहमियत रखता है जितना कि पाकिस्तान है और इसलिए चाइना कभी भी ईरान को तनहा नहीं छोड़ेगा। और एक और बड़ी रीज़न ये भी है कि इस खित्ते के अंदर चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका की या इजराइल की इजारादारी हो, और अगर वो ईरान तक पहुंच गए तो फिर उनके लिए चाइना तक पहुंचना कोई बड़ा मसला नहीं होगा, बड़ा चैलेंज नहीं होगा। तो चाइना अभी तक सिर्फ बयानात दे रहा है, वार्निंग्स दे रहा है, और अगर ये मामला एस्केलेट होता है और अगर एक की प्लेयर के तौर पर बराह रास्त अमेरिका इसमें इन्वॉल्वमेंट करता है तो फिर चाइना उनको बाज रखने की ना सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि वो तमाम कैपेबिलिटीज़ उनके पास मौजूद हैं कि वो लगाम डाल सके इजराइल को भी और अमेरिका को भी। तो इसलिए अमेरिका ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जानता है और अभी तक उनके इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व ना होने की एक बड़ी वजह चाइना का इंटरेस्ट ईरान में होना और ईरान का इंटरेस्ट चाइना में होना है। अब आते हैं नाज़रीन कामयाबियों की तरफ जो कि पाकिस्तान को हासिल हो रही हैं। फील्ड मार्शल एक कामयाब दौरा करके अमेरिका से वापस पाकिस्तान आने से पहले टर्की में रुके हैं और बहुत ही अहमियत का हामिल है उनका ये पड़ाव जो है, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें थीं कि फील्ड मार्शल वापसी पे कहाँ पे पड़ाव डालते हैं, और ये जो टाइमिंग है ये बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये जो इस वक्त एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर। जिस तरह पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है
2026 में नोबेल प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो उसके ऊपर बड़े हलकों को बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी आग लगी हुई है। तो आखिर पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है? तो पाकिस्तान अपने जो पॉलिसी है, जो उसका बयानिया है, उसमें बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान एक अमन का दाई है और इस खित्ते के अंदर अपना जो किरदार है वो बहुत अच्छे तरीके से निभा भी रहा है और उसे समझता भी है। अच्छा जी, हुआ क्या जी, अमेरिका से वापसी पर फील्ड मार्शल सीधा तुर्की पहुंचे हैं। इस मौके पर वहां OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास जारी था और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है जनाब। तो रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की, किसके बाद? डोनाल्ड ट्रंप के बाद। तो इस मुलाकात में तुर्क वज़ीर ख़ारजा, कौमी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह इब्राहिम कालन और सदर के ख़ारजा उमूर सिक्योरिटी के आला मुशीर भी मौजूद थे और ये बहुत अहम शख्सियत हैं। शाम का जो सीरिया का मामला था उसके अंदर भी जो इनका किरदार था बहुत अहमियत का हामिल था। और ये जो इस वक्त टेंशन क्रिएट हो चुकी है इजराइल और ईरान के तनाज़े के अंदर, उसके अंदर भी टर्की बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुका है। वो ईरान के साथ खड़ा है और किसी भी जारियत की सूरत में वो भरपूर तौर पर अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क यानी कि ईरान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होगा, ये उन्होंने वाज़े कर दिया है। तो इस मौके पे फील्ड मार्शल का वहाँ पे रुकना, इस अहम जो वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे OIC के मौजूद थे, उनसे मुलाकातें होना, रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकातें होना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है और जो गुफ्तगू हुई होगी यकीनी तौर पे वो बहुत अहमियत की हामिल है। अब आते हैं नाज़रीन उस हमारे पड़ोसी के बयानात की तरफ। उनके जो तज्ज़ियाकार हैं, उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो पाकिस्तान की तारीफ़ें किए बगैर रह नहीं पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ज़बरदस्त जो मास्टर स्ट्रोक्स का सिलसिला है वो जारी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफ़ों का सिलसिला है वो भी जारी है। पाकिस्तान अपने ना सिर्फ खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो दोस्त हैं, जो उसके हिमायती हैं, जो उसके मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, उसमें दिन ब दिन इजाफा कर रहा है। और वो इंडिया जो कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को, इस दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अकेला करना चाहता था, आज वो पूरी दुनिया में तन्हा खड़ा है। उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई नहीं है, उनकी बात सुनने को तैयार कोई नहीं है और कोई और क्या उनकी बात सुनेगा। उनके अपने तज्ज़ियाकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रवीण स्वाने एक समझ-बूझ रखने वाले तज्ज़ियाकार हैं, डिफेंस के ऊपर उन्हें उबूर हासिल है, उनकी जो गुफ्तगू है उसे कदर की निगाह से देखा जाता है। क्या कहना है उनका, ज़रा सुनिए। ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है। तो नाज़रीन, प्रवीण स्वाने की तरफ से जो जिन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है ये 100% हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पेरोल पे तो है नहीं, ना इनका कोई मुफाद है पाकिस्तान से, इनको कोई स्टेक्स जुड़े हुए हैं। तो ये एक न्यूट्रल तज्जिया दे रहे हैं इस पे इंडियंस को, जो समझ बूझ रखते हैं, जो सेकुलर भारत या शाइनिंग इंडिया का तस्वुर जिसको उजागर करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, तो उन्हें इन बातों पर गौर करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक की प्लेयर है। पाकिस्तान आपसे बराबरी की सतह पर एक बेहतर ताल्लुकात का रिश्ता तो चाहता है, लेकिन पाकिस्तान आपसे डिक्टेशन नहीं चाहेगा। पाकिस्तान आपकी तरफ से प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होगा और पूरी दुनिया अब इस चीज़ को समझ चुकी है, सिवाय अंधभक्तों के और गोदी मीडिया के, बाकी सारी दुनिया को ये बात समझ आ रही है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया की एक जो सियासी तज्जियाकार हैं भाविका कपूर, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और ये इस तरह के बीसियों दर्जनों आपको क्लिप्स मिल जाएंगे, ट्वीट्स मिल जाएंगे जो यही बात कर रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ इन दो को शामिल किया है, सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिखाने के लिए, एक पिक्चर दिखाने के लिए कि इंडिया में समझ बूझ रखने वाले लोग क्या बात कर रहे हैं। सुनिए भाविका क्या कहती हैं। वो कहती है पाकिस्तान इज एन एनिमी कंट्री बट वी हैव टू गिव क्रेडिट टू इट्स फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार फॉर अ सक्सेसफुल लॉबिंग एफर्ट इन द USA। वो कहते हैं पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमें क्रेडिट देना होगा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, जो उन्होंने ज़बरदस्त कामयाब लॉबिंग की है। उन्होंने ये भी लिखा है कि ही मैनेज्ड बोथ द USA एंड चाइना इफेक्टिवली, दैट टू विदाउट बीटिंग ड्रम्स, विदाउट अननेसेसरी चेस्ट थम्पिंग। ये बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तनकीद कर रही हैं गोदी मीडिया के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, कि आपने ढिंडोरा नहीं पीटा जिस तरह से आपने 33 ममालिक के अंदर अपने वफूद को भेजा, हासिल क्या हुआ, जमा खर्च किया, कुछ भी नहीं, 0/0। अच्छा जी, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी विद PR स्टंट्स और इमेज ग्लोरीफाइंग फीड्स टू नेशनल TV, नाउ बोथ चाइना एंड द USA सीम्स टू फेवर पाकिस्तान, अ क्लियर फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर फॉर द मोदी गवर्नमेंट।
ये पिक्चर है, ये वो हकीकत है जिसको आप आंखें बंद कर भी लें तब भी आपको दिखाई देगा, और आप जितना मर्जी इसे झुटलाते रहें, आप इस हकीकत को झुटला नहीं सकते जिसका प्रचार, जिसका इजहार इंडिया की तरफ से, इंडियन एनालिस्ट की तरफ से, इंडियन तज्जियाकारों की तरफ से, खुद इंडियन अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी सुन लीजिए। खित्ते के 3 अहम प्लेयर्स हम आपको पहले बता चुके हैं कि चिकन नेक के ऊपर उससे चंद ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर चाइना एक एयर बेस बनाने जा रहा है। जो वहाँ की हुकूमत है बांग्लादेश की, उन्होंने इन्वाइट किया जो तज्जियाकार थे, जो एक्सपर्ट्स थे चाइना के, उन्होंने आके साइट विजिट की, सारा कुछ इंस्पेक्शन, फिजिबिलिटी तैयार हो चुकी है, सिर्फ अमल दरामद बाकी है। आपको पता है कि हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद इंडिया जो है जितना भी बॉर्डर एरिया वहाँ पे खुद को बहुत गैर महफूज महसूस कर रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक एक पूरी हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है। बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जाता रहा, उनके लोगों को, उनकी गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया जाता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ, आसपास के रीजन्स के खिलाफ भड़काया जाता रहा, और लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट, एक चेंजिंग आई है, ट्रायलेटरल मुज़ाकरात हुए हैं और इसके अंदर 3 ममालिक थे, जिसके अंदर चाइना था, जिसके अंदर बांग्लादेश था, जिसके अंदर पाकिस्तान था। तो इन तीनों ममालिक के रहनुमाओं की एक मीटिंग हुई है जिसमें आइंदा की हिकमत अमली, आइंदा का जो लाहेअमल है उसको ना सिर्फ डिस्कस किया गया बल्कि यकीनी तौर पे ये जो चिकन नेक पे चाइना की बेस बनने का मामला है, एयर बेस बनने का मामला है, इसको भी ज़ेर गौर लाया गया है, जिसकी वजह से इंडिया में एक और खलबली मची हुई है, गैर यकीनी की सूरत हाल है कि आखिर ये तीनों ममालिक मिल के क्या करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा परेशान हो लेने दीजिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने बहुत सी साजिशें कर ली हैं, अब कुछ करने का और कुछ डिलीवर करने का वक्त है अपनी आवाम को, बांग्लादेश को, यकीनी तौर पर बांग्लादेश की सलामती के लिए, उनकी खुद मुख्तारी के लिए और उनके मुल्क में इस्तेहकाम लेने के लिए, सियासी तौर पे भी और इकनॉमिकली भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे शराकतदारों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ रवाबित को आगे बढ़ाएं जो कि उनके लिए बेहतरी का पैगाम लेकर आएँ, उनकी ट्रेड में बेहतरी लेकर आएँ। तो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो इनके मुज़ाकरात हैं, उम्मीद करते हैं इसका नतीजा अच्छा निकलेगा और इसकी वजह से भारत के अंदर जो बेचैनी है आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ने वाली है। जो मज़ीद पेशरफ्त है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुलाकात के हवाले से और ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।